हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाउटनेट पर। और हम लोग अब से बात करने वाले हैं टर्म 2 सीबीएसई के लिए। हालांकि टर्म 1 जैसा आप लोगों का हुआ उससे उम्मीद है कि टर्म 2 आपका बहुत अच्छा होगा। कारण उसके दो हैं। पहला कारण ये है कि आपका टर्म 1 बहुत सारे लोगों का पता चला कि खराब हुआ है। अब बोर्ड भी चाहेगा कि आपके नंबर अच्छे आएँ, और दूसरा आप भी चाहेंगे कि आपके नंबर अच्छे आएँ, और बोर्ड और आपके साथ हम भी चाहेंगे कि आपके नंबर बहुत अच्छे आए। और उसी लिए डाउटनेट सतत प्रयास करते रहता है कि बच्चों का जो मार्कशीट है वो बहुत अच्छी हो, उसमें नंबर वैसे हो जैसे वो चाहते हो। तो आप सभी की मार्कशीट को बहुत अच्छा बनाने के लिए, नंबर्स को बहुत अच्छा दिखाने के लिए मार्कशीट में पढ़ना पड़ेगा, और हमें भी आप लोगों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो फटाफट बता दीजिए कि हाँ सर हम तैयार हैं। और सिर्फ अकेले तैयारी करने से कुछ नहीं होता, आपके जो दोस्त हैं उनको भी तैयारी करनी है, उनको भी फटाफट ये लिंक शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब शेयर आप लोग करवा सकते हैं। चलिए सर शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रल्स के बारे में। टर्म 2 सीबीएसई। आपने अपने स्कूल्स में या जहां पर भी आप पढ़ते हो वहां पर इंटीग्रल शुरू कर दिया होगा। सबसे पहला चैप्टर होगा टर्म 2 का। क्यों? क्योंकि ये सबसे खतरनाक चैप्टर्स में से एक है। अगर टर्म 2 की बात करें तो सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर का समझ सकते हैं। और बेसिकली इस चैप्टर में आपको वो सब मिलेगा जो आपने अभी तक पढ़ लिया है। आप यहाँ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, किस तरह से सिंप्लीफाई चीज़ों को करते हैं वो देखेंगे। डिफरेंशिएशन का उल्टा भी होता है ये, इसलिए डिफरेंशिएशन की ज़रूरत भी पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं और मैं आप लोगों को आज क्या पढ़ाने वाला हूँ वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यार आज हमारा जो टास्क है वो बड़ा सिंपल है। बड़ा सिंपल टास्क ऐसा है कि आज हम लोग इंटीग्रल्स में बेसिक फॉर्मूला और एक बहुत भयंकर मेथड जो समझने में शुरू में दिक्कत होती है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली आपको इसके बाद सभी जगह काम देने वाली है। सब्स्टिट्यूशन अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे तो वहां पर भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर भी कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन। अगर आप बाय पार्ट्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन आपको बार बार जरूरत पड़ने वाली है। चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक फॉर्मूला। पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। मेन मुद्दे की बात करते हैं, बहुत डीप में ना जाते हुए छोटी छोटी बातों के साथ बड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो यार एक छोटी सी बात है, मैं आपको यहीं से सब कुछ क्लियर कर दूंगा। मान लीजिए एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, सीधा साधा फंक्शन है, या y इज इक्वल टू साइन एक्स ले लिया पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 10, साइन एक्स से अलग है, इन दोनों की रेंज अलग अलग है, भले ही डोमेन सेम है। y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 10, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 10 रेज टू पावर 5। अगर मैं कहता हूं इन चारों फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कीजिए, आप कहेंगे कि सर बहुत आसान है, हम कर देंगे। डिफरेंशिएशन करने अगर हम गए तो हम निकालते हैं सबका dy बाय dx। क्या निकलता है? चारों फंक्शन का dy बाय dx हमेशा sin x ही होता है या cos x होता है। बेसिकली चारों फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब मैं कहूं कि आपसे छोटा सवाल पूछा कि cos x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब है मैंने आपसे cos x का इंटीग्रेशन पूछा। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि cos x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब मैंने आपसे पूछा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या है, और उसे कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है cos x। सामने ये साइन लगा दिया, पर एक छोटी सी कमी यहां पर रह जाती है। तो सर आप यहां पूछ सकते हैं कि सर आप ये पूछना चाहते हैं कि हमने किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके cos x लेकर आए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना। ये जो शब्द है ना विथ रिस्पेक्ट टू, यहां दिक्कत होगी सब्स्टिट्यूशन में। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब हमने cos x को या sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, चारों फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। तो अब मैं कहूंगा कि मैंने cos x का या cos x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, जब मैंने उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो मुझे यहां पर
ये भी बताना पड़ेगा कि आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज dx। dx का मतलब है हम x के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं कि x के रिस्पेक्ट में किस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए कि वो cos x जनरेट कर दे। ठीक है, जवाब देगा, 4 स्टूडेंट होंगे, एक बच्चा देगा सर sin x, दूसरा देगा sin x प्लस 10, तीसरा देगा sin x माइनस 10, चौथा देगा sin x प्लस 10⁵। अगर एक पांचवा फंक्शन और होता y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एनी कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, कुछ भी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट जो कि एक रियल है, सो एनी रियल कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन भी हमेशा cos x आता। इसका मतलब मैं आपसे ये पूछता हूं कि cos x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो आप कहोगे सर ये sin x का डिफरेंशिएशन तो है, लेकिन साथ में यहां पर कोई भी एक कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता था। तो अब उसी एनी कांस्टेंट को यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है c, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या होता है सर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो क्या आप लोगों को फटाफट बता दो, 3 चीजें क्लियर हो गई। पहला, इंटीग्रेशन क्या होता है, दूसरा ये dx की महिमा क्या है, और तीसरा ये c की महिमा क्या है। आप लोगों ने अपने स्कूल में ये फॉर्मूला पढ़ भी लिया होगा, दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c, है ना। c का मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो 3 महिमाएं थी। पहली महिमा इंटीग्रेशन होता क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। उसमें dx का मतलब क्या है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आपने उस फंक्शन को लेकर आए थे। तीसरा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है। और जब तक इंटीग्रेशन की 2 ब्रांचेस है, एक डेफिनेट दूसरी इनडेफिनेट, जब तक इनडेफिनेट चलेगा c चलता रहेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और जिन लोगों को डर लग रहा है इंटीग्रेशन से, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मैं स्टूडेंट था और मुझे मेरे 11th क्लास के या 12th क्लास के सीनियर्स बोलते थे 11th क्लास में कि तुम 12th क्लास में आओ, तुम्हें पता चलेगा इंटीग्रेशन क्या होता है। तो वो जो डर है वो बना रहता था, है ना। तो ये बात सही है कि इंटीग्रेशन क्या है ये पता चलना चाहिए 12th क्लास में। थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा लेंदी भी है, 12 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में मिसलेनियस को मिलाकर। पर एक छोटी सी कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही कर रहे हैं आप और मैं दोनों। चलिए सर शुरू करते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो यहां पर आपको काम देने वाला है वो है कि अगर कोई भी फंक्शन में x की पावर n लग जाती है, यहां पर x वेरिएबल है, ध्यान से देखो क्या क्या लिखा हुआ है। x एक वेरिएबल है, n एक कोई भी कांस्टेंट नंबर है, पर n कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, यह बात ध्यान रखना। n क्या नहीं होना चाहिए, -1। इसका मतलब यहां पर मैं ऐसा नहीं लिखूंगा अभी के लिए, ये वाला इंटीग्रल का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो फॉर्मूला ये कहता है कि आप x की पावर में n चढ़ा दो, एक और पावर बढ़ा दो और यहां पर पावर एक और बढ़ाकर डिवाइड कर दो, प्लस c तो होना ही है। छोटे छोटे एग्जाम्पल नंबर 1, x की पावर 10 dx। बहुत खुश हो गए, x की पावर 10 का मतलब x की पावर 11 प्लस c, एक पावर बढ़ा दो और खुश रहो। डन है, बढ़िया है। दूसरा सवाल, x की पावर -10, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर पावर में कांस्टेंट नंबर है ना, ऊपर पावर में कांस्टेंट नंबर है ना, ठीक है। तो x की पावर -10 प्लस 1, -10 प्लस 1, ये कांस्टेंट -1 नहीं होना चाहिए, -10 इज नॉट इक्वल टू -1। भाई साहब आप भी खुश, मैं भी खुश। तो x की पावर -9 डिवाइड बाय -9 प्लस c इज द आंसर। यहां एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट जनरलाइज वे में भी बोल सकते हैं, लेकिन यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। अगर यहां कहीं ax प्लस b हो, उसकी पावर n हो, और आपको इंटीग्रेशन करना हो, याद है डिफरेंशिएशन में हम इसका डिफरेंशिएशन वैसे ही करते थे जैसे x की पावर n का करते थे, लेकिन a को आगे मल्टीप्लाई कर देते थे। यहां वही करना है, यहां भी क्या करना है, यहां पर ax प्लस b की पावर n और n प्लस 1 के इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाएगी। आप n प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, लेकिन
जो x के आगे नंबर लिखा है उसको यहां डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला है भाई साहब, डन है। चलिए जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं यहां पर आपको मैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोले इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 4 की पावर 9 dx, कोई दिक्कत नहीं है, इसको वैसे ही करो जैसे कि पावर वालों को करते हैं। 4 का कोई दिक्कत नहीं, 4 जैसा है वैसा हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10, यहां पर भी 10 आपको यहां 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि डाउटनट के लोगों के पास आपको दिख रहा होगा। डन है। अगर वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन की महिमा समझ में आई हो, डाउटनट के पास लिखा तो डाउटनट को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को भाई साहब फटाफट। चलिए बात करते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा जो फॉर्मूला है, हमने अभी कहा था ना थोड़ी देर पहले कि n-1 नहीं होना चाहिए। ये मैंने कहा ना कि n इज नॉट इक्वल टू -1, अगर -1 होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर -1 हुआ और ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो ये होगा। क्या होगा, अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, भाई साहब 1/x किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था, लॉग का, तो इसे आप लॉग लिख सकते हैं। लेकिन लॉग के अंदर जो भी नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमने इसको मॉड लगा दिया। यहां इसे ln mod x भी लिख सकते हैं। ln मतलब नेचुरल लॉगारिथम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें सेम है। हमारे लिए केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लॉग और नेचुरल लॉग में, केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस में अंतर होता है, हमारे लिए सब सेम है अभी तो। डन है। और अगर यहीं पर आपको कोई बोले 1/ax प्लस b, हमें बिल्कुल डरना नहीं है, हमें बोलना है आपका इंटीग्रेशन हमें आता है, हम जानते हैं कि आपका इंटीग्रेशन log ax प्लस b होगा, क्योंकि x की पावर 1 होनी चाहिए। हाँ ये बात भी ध्यान रखनी है, अगर x की पावर 2 हुई तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लस c भी होगा, लेकिन हमें यह भी पता है कि यहां पर हमें a से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए, सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा कहे कि 1/5x प्लस 10 dx, तो ये होगा log मॉड लगाकर 5x प्लस 10 प्लस c। एक बात और यहां नोट करने की, कई बार सवालों में ये निहित होता है कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव है, तो ये मॉड लगाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, दूसरा, अगर आपसे कोई ऐसे कहे dx 10x स्क्वायर प्लस 2, तो क्या हम ये लिख देंगे क्या लॉग वाला? नहीं लिखेंगे, हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में x की पावर 2 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? x की पावर 2 नहीं होना चाहिए। इस तरह का एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक के टर्म्स में आता है, जिसके फॉर्मूले हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ठीक है, ये नहीं करना है, बस x होना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। e रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन, e रेस टू पावर x, a रेस टू पावर x, a यहां पर एक कांस्टेंट नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहे कि 10 रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या है, तो आप कहोगे 10 रेस टू पावर x साथ में log 10 प्लस c, है ना। log 10 या ln 10 कह दो बेसिकली से, क्योंकि नेचुरल लॉग लगा होता है, तो ये हो जाएगा ln 10। डन। चलिए, उसके बाद छोटे छोटे फॉर्मूले आपको पता है, साइन एक्स का कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन या साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, माइनस नहीं। टेन एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट। डन। प्लस सी चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होता है, तो सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा। उसी तरह कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स। तो आपने अभी सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन पढ़े हैं। आपने पढ़ा है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है। आपने 10x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, आपने कॉट एक्स का नहीं पढ़ा, सेक कोसेक का इंटीग्रेशन भी नहीं पढ़ा है। ये बात ध्यान है ना। हमने सिर्फ ये सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक का नहीं है, ये कोसेक स्क्वायर का है, कोसेक का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखो। चलिए शुरू करते हैं।
उसके बाद आपको ये पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन यही होता है, बस माइनस साइन लगता है तो माइनस साइन यहां लग जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होगा tan इनवर्स के अंदर भी, और सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे जब ये सवाल करेंगे। देखो फटाफट क्या होगा। पहला सवाल भाई साहब, आपके सामने सवाल ऐसा है कि इसको इंटीग्रेट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब सवाल ऐसा बोला हुआ है कि 2a रूट एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3c एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, और आपको इसको इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि अगर इंटीग्रेशन में बहुत सारे फंक्शन सम करके हो, एक ये फंक्शन, दूसरा ये फंक्शन, तीसरा ये फंक्शन, तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 2a एक्स रेस टू पावर इसे लिख सकते हैं -1/2, रूट का मतलब 1/2, पावर डिनोमिनेटर में तो -1/2, dx माइनस b एक्स रेस टू पावर -2 dx प्लस 3c को बाहर लिख सकते हो, मतलब c को 3c को बाहर लिख सकते हो, एक्स रेस टू पावर 2/3 साथ में dx। अब क्या करना है, जहां जहां x की पावर है, abc कांस्टेंट है, इनको फर्क नहीं पड़ रहा इंटीग्रेशन से। abc कांस्टेंट है मतलब ये तो आ जाएगा 2a, x की पावर 1/2 का मतलब आपने -1/2 में 1 जोड़ा तो 1/2 डिवाइड बाय 1/2, प्लस माइनस b है तो माइनस b इंटू एक्स की पावर -2 है ना, तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -2 + 1, और यहां पर भी -2 + 1। उसके बाद 3c, कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर 2/3, ये सर स्क्वायर का क्यूब रूट है, तो x की पावर 2/3 मतलब x की पावर 2/3 + 1 डिवाइड बाय 2/3 + 1, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसे आप c1 कह सकते हैं। c1 क्यों? क्योंकि यार यहां c लिखा हुआ है ना, तो मैं 2 c नहीं लिखूंगा, वरना कंफ्यूज हो जाऊंगी कौन सा c सवाल में था और कौन सा मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माना है। उसे c1 लिख दिया, उसे आप k1 लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो, बीटा लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी। तो यार ये तो ऐसा हुआ 4a रूट एक्स -1, ये हो जाएगा, माइनस b से कटेगा तो b एक्स रेस टू पावर -1 प्लस ये हो जाएगा 9/5, देखो ये हो जाएगा 5/3, 3 ऊपर, एक्स रेस टू पावर 5/3 प्लस c1, और बेसिकली ये 3c यहां पर भी है ना, तो c भी रहेगा यहां पर, और ये आपका आंसर है। दिखने में कितना भयंकर था, और बेसिकली आपको जो डराया गया ना इंटीग्रेशन से, वो ऐसे ही डराया गया कि बड़े भयंकर भयंकर बड़े बड़े सवाल होते हैं। कुछ नहीं होता यार, 12वीं में आ गए, बड़े हो गए हम भी अब। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अब ये देख के फिर डर लगा होगा, नहीं डरना चाहिए। देखो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 साथ में dx। अब ये एक्स क्यूब -1 + 1 कर दूं, हाँ ये तो मैं कर सकता हूं, इतना तो मैं सोच सकता हूं, और ना आए ना समझ में तो एक्स क्यूब को एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि ऊपर क्यूबिक लिखा हो नीचे क्वाड्रेटिक हो तो हम उसका सीधा सीधा आंसर जानते हैं। अब अगर आंसर नहीं जानते तो सिंपल करना होगा, सीधी सीधी बात है। जिस चीज को, जिसका आंसर मैं नहीं जानता, उसे मैं उस रूप में कन्वर्ट करता हूं जिसका आंसर मुझे पता है, और यही जो कन्वर्जन है, यही इस पूरे चैप्टर की बैकबोन है। अगर ये कन्वर्जन आपको समझ में आता है तो आपको ये चैप्टर बड़ा आसान है, कुछ नहीं, उसके बाद फॉर्मूले ही है। ज्यादा कितने फॉर्मूले होंगे, 10-12 तो हम आप ऐसी गिनती से पढ़ लिए हैं, इतने ही और बचे हैं बस वो फॉर्मूले भी आप महीने भर में याद कर लोगे। बचा क्या? कन्वर्जन, एक फॉर्म से जिसका आंसर हमें नहीं पता दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसका आंसर हमें पता है, यही कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अब इसे ऐसा लिख दूं, एक्स क्यूब -1 एक्स प्लस 1 dx, और इसे अलग कर दिया। क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग सकती है ऊपर? बिल्कुल लग सकती है। तो ये हो जाएगा बेसिकली, वेट, हमने मिस्टेक यहाँ ये की है कि प्लस वाले को यहाँ देना चाहिए था और माइनस वाले को यहाँ देना चाहिए था, तो ये चीजें इजीली कट जाती। मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ
तो अब थोड़ी दिक्कत कम हो जाएगी, मतलब आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। साथ में इसका इंटीग्रेशन अभी देखा ए एक्स प्लस बी वाला, तो ये तो हुआ ln मॉड एक्स प्लस 1 प्लस C1 अब क्यों लिखा? देखो हमने पूरा इंटीग्रेशन नहीं किया है, हमने आधा किया है, तो आधे की वजह से C1 लिख दिया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में कोई चिंता की बात नहीं है, उसे C1 लिख सकते हो। आप चाहो तो इसे साइन अल्फा भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसे e रेस टू पावर अल्फा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोल देना कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है निकाल लो वैल्यू जिसको निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कटा, यहां dx रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, साथ में dx माइनस ln मॉड एक्स प्लस 1 प्लस C1। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस ln मॉड एक्स प्लस 1, और अब इसे बोल दिया बड़ा कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन भी कर चुके हैं। खत्म बात, जो आंसर है वो टिक लगा सकते हो। डन। चलिए यार आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल बड़ा प्यारा है मुझे। बड़ा प्यारा क्यों है? क्योंकि इस सवाल का एनालिसिस जो है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। बेसिकली ऐसे सवाल वो होते हैं जो परेशान ज़्यादा करते हैं। हमें ये नहीं पता कि अगर डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स आएगा तो क्या होगा। हमने डिनोमिनेटर को देखा भी नहीं। हम न्यूमरेटर को रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एनसीईआरटी में एक सवाल है ऐसा, और वो सवाल ऐसा है कि समथिंग लाइक दिस, ऐसा कोई सवाल है कि 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कोई सवाल है ना। हाँ, मतलब बेसिकली बस थोड़ा सा अंतर है, सवाल में यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। मतलब बेसिकली हमारे सवाल में यहाँ माइनस है, जब इसको सिंपल करके लाते हैं तो ये, मतलब इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं ना दूसरी फॉर्म में, तो ये ऐसा आ जाता है। इसका भी जवाब हमको नहीं पता। अगर ये सवाल पूछेंगे तो मुश्किल है, ये सवाल पूछेंगे तो बड़ा आसान है, क्योंकि आप चाहो तो इन दोनों को अलग अलग कर दो। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 10x सेक एक्स। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और 10x सेक एक्स का तो सेक एक्स हमको पता है, मतलब इसका जवाब एक लाइन में आ जाएगा। लेकिन इसका जवाब करने के लिए परेशान होंगे, तो रैशनलाइज करना बेटर है। इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं। 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड कर दो 1 प्लस साइन एक्स से, तो 1 प्लस साइन एक्स तो ऊपर, और एक बचपन वाली आइडेंटिटी 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे अलग अलग करोगे तो यहां तो मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर मिलेगा 10x इंटू सेक एक्स। देख लो, एक साइन एक कॉस के साथ गठबंधन करके खुश हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आना ही है, तो 10x प्लस सेक एक्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन पर, थोड़ा ज्यादा परेशान करने वाली बात है, इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। नाउ मान लो कि किसी सवाल में मुझे ये नहीं पता, या डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ जैसा नहीं, जैसा अभी तक था। अभी तक भी डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ जैसा कुछ नहीं था। तो हमने शुरुआत की इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन से। हम जब किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं और यहां dx लिखता हूं, है ना, कोई एक फंक्शन है, x का फंक्शन है, उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंड जब हम उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, मान लो कि फंक्शन का डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, पर आपको यह दिखता है कि इस फंक्शन को मैं कोई और फंक्शन मान लेता हूं। मतलब जैसे मान लिया आपको लगा कि यार ये जो यहाँ x, अगर फंक्शन में मान लो कहीं x स्क्वायर है, तो आपने सोचा ये x स्क्वायर को ना मैं t रख देता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी पार्ट को t रख सकते हो। मान लो इस फंक्शन में से, या यहां पर कहीं भी f डैश x और भी होता मल्टीप्लाई में, ऐसा और मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको यहां पर दिया होता साइन एक्स इनटू कॉस एक्स। अगर आपको एक फंक्शन दिख रहा है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन के अंदर मौजूद है,
या तो मौजूद है या आप ला सकते हैं, दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक में ऐसा कंडीशन होगी कि आप डिफरेंशिएशन को ला सकते हैं, तो आप सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे वो वाला सवाल है, अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना हमारे बस की बात अभी नहीं है। दो तरीके से कर सकते हैं सर, पहला तरीका, दूसरा तरीका, दोनों तरीकों से जवाब भी अलग अलग आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में ये भी कंडीशन है, लेकिन एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो पहले से जवाब आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स, दूसरे से जवाब आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बात तो सेम ही है, साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल आंसर आने के चांसेस है विथ डिफरेंट मेथड्स। तो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं सब्स्टिट्यूशन से, और सब्स्टिट्यूशन का फंडा यही है, बेसिकली आप समझ लेना एक ही बार में, बड़ा सिंपल है। एक ऐसा फंक्शन देखो जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में मौजूद है। आपने देखा साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन है क्या है, कॉस एक्स। अब सब्स्टिट्यूशन में भी आप दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं एक ही सवाल में। मेथड नंबर 1, आपने कहा कि लेट साइन एक्स जो है ना, मैं उसको टी मान लेता हूं। अब वेरिएबल कौन है, टी, पहले कौन था, साइन एक्स। तो अगर वेरिएबल टी, वो याद है एक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन हुआ करता था, जहां डिफरेंशिएशन तो करते थे लेकिन एक्स और वाई को किसी और पैरामीटर में मान के करते थे। यहां इंटीग्रेशन भी वैसे ही समझ लो। तो यहां पर साइन एक्स की जगह, अब एक्स की जगह मेन मुद्दा कौन, मेन आदमी कौन, टी। तो ये dx जो है उसका क्या करें, तो हम सोचेंगे कि dx को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब dx की जगह हमें कुछ और लिखना पड़ेगा जो कि t के रूप में लिखा हो। साइन x को तो आप t रख दोगे खुशी खुशी, है ना, t एक वेरिएबल है। आप cos x को भी t रख सकते थे, आप sin x को t रखें। अब आपको दिखा कि यार sin x को t रख देंगे, तो सबसे पहले विचार यह आएगा कि हम cos dx का क्या करेंगे। तो dx के लिए आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर दो, ठीक है। तो sin x का डिफरेंशिएशन तो cos x, और dt का डिफरेंशिएशन आएगा dt बाय dx। याद है वो dy का डिफरेंशिएशन dy बाय dx था, तो dt का dy बाय dx। तो ये जो cos x, अच्छा dx को इधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सुविधा सिर्फ dt बाय dx के साथ ही है, मतलब जैसे dy बाय dx लिखते हैं ना, उसके साथ ही सुविधा है कि आप दोनों पार्ट को अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। पार्शियल डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता, हालांकि पार्शियल हमारे काम का भी नहीं है। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेशन आई मानता था, तो अब देखो आई क्या है, साइन एक्स को तो मैंने टी माना था, कॉस एक्स को, कॉस एक्स साथ में डी एक्स किसके बराबर, डी टी के बराबर। अरे यार ये तो सिंपल हो गया, टी डी टी मतलब वही एक्स की पावर 1, तो ये हो गया टी की पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस सी। तो आंसर आया टी, मतलब अब टी किसे माना था उसे रख दो फाइनली, तो ये मिला साइन की पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस सी, है ना सर, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला, पहला आंसर है। दूसरी सब्स्टिट्यूशन में एक और तरीके से अप्लाई किया जा सकता था। अब ये है मेथड नंबर 2, है ना, सब्स्टिट्यूशन की ही। मेरा मन किया कि सर मैं cos x को t मान लेता हूं, मैंने कहा ठीक है। अगर मैं cos x को t मानता तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता, माइनस साइन x, और एक स्टेप बचा लो, ये dt बाय dx लिखने से बढ़िया उधर वाले को इधर वाले को dt लिख दो, इधर वाले को डिफरेंशिएट करने के बाद साथ में dx मल्टीप्लाई कर दो, इधर आखिरी में यही तो हुआ। देखो आपने sin x का डिफरेंशिएशन किया, cos x आया, dt बाई dx आया, ये dx को इधर पहुंचाया, तो मैं ऐसा क्यों करूं, मैं इधर वाले को dt लिख देता हूं, इधर वाले को dx लिख देता हूं, मतलब मैं यहां पर इसे dx और इसे dt लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये माइनस साइन को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन एक्स dx जो होगा वो हो जाएगा माइनस dt। अब फिर उसी इंटीग्रेशन पर आ जाओ, अगर आपने cos x को t माना था तो साइन एक्स dx कितना हुआ, माइनस dt, माइनस साइन को बाहर पटक दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो i बराबर t रेस टू पावर 2 बाय प्लस सी। अब यार माइनस टी स्क्वायर, अब हमारा t तो cos x था ना यहां पर, तो यह आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2 प्लस सी।
ये दूसरा जवाब है। दो अलग अलग मेथड से दो अलग अलग जवाब आए, कौन सा सही है? दोनों सही है। दोनों कैसे सही हो सकते हैं? या तो साइन स्क्वायर हो सकता है या कॉस स्क्वायर हो सकता है। मैं कहूं कि आप साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में बदल नहीं सकते, आप कहोगे बदल तो सकते हैं, लेकिन वन कहाँ है जो होना चाहिए? ये भी तो पूछोगे कि वो वन कहाँ गया? अगर साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस स्क्वायर लिखते तो वो वन आता, वो कहाँ चला गया? मैं कहूंगा कि अगर आप समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल देते हैं तो समुद्र को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे, उसको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर वो जो वन था ना, वो सी के अंदर जोड़ दिया, सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में और एक नंबर जोड़ दो, फर्क क्या पड़ रहा है उसको? कोई नहीं। तो उस कांस्टेंट के अंदर सी भी वन भी है, जो आना चाहिए था। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा था आपको, जो दूसरा तरीका और सिंपल कर सकते थे, आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो ये होता 1/2 साइन 2x, और साइन 2x का इंटीग्रेशन आता माइनस कॉस 2x। मतलब एक जवाब ये भी आता माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बात करेंगे इसकी। एक सवाल के 3 जवाब कहाँ संभव है? डाउटनेट पर, और तीनों सही है ना? चलिए ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन की महिमा है, इस पर अपन सवाल सॉल्व करते हैं, तब जाके थोड़ा मुझे लगता है समझ में चीजें आएगी। अब मैंने आपको बोला कि साइन एक्स और कॉस एक्स, आपको उनका इंटीग्रेशन पता था, तो टेन एक्स का क्या करेंगे? सिंपल है यार, टेन एक्स को क्या करो, अगर आपको टेन एक्स का इंटीग्रेशन पता करना है तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, टेन एक्स को लिख दो साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब एक काम करते हैं, हमने कहा कि लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। क्यों? क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं आता, हमें इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं आता। तो अगर cos x को t लिखोगे तो sin x dx अपन ने थोड़ी देर पहले ही किया ना, ये तो माइनस dt हो जाएगा। तो सवाल ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन को यूजुअली i से डिनोट करते हैं, तो i इज इक्वल टू साइन एक्स मतलब माइनस डी टी डिवाइड बाई टी, मतलब माइनस ln मॉड t प्लस सी, और t का मतलब cos x, तो आंसर आ जाएगा माइनस ln cos x प्लस सी। दूसरा एक और परेशानी है, परेशानी यह है कि लॉग के अंदर ऐसी फैसिलिटी होती है कि अगर माइनस साइन लगा हो ना बाहर, तो ये हो जाता है 1/a। तो ये जो माइनस साइन लगा है, ये इसको ऐसा कर देगा लॉग मॉड या ln लिख दो, बेसिकली मैंने ln लिख दिया है, ठीक है। हाँ भाई साहब, इंटीग्रेशन में क्लास 12th में ln और log को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/cos x तो sec x हो जाता है। तो tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस सी, अगर माइनस साइन बाहर लगाओगे तो cos x। याद रखने का तरीका सिंपल सा, ठीक है, ता लो से, मतलब ता मतलब tan, लो मतलब log, से मतलब sec x, तो tan x का इंटीग्रेशन log sec x है ना। ऐसा छोटी मोटी ट्रिक बना लेते हैं अपन भी, चलो ठीक है। आगे है cot x, सेम तरीका, cot x को cos अपॉन साइन लिखोगे, इंटीग्रेशन आएगा, cot x का इंटीग्रेशन मिला वही log sin x मॉड के साथ, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका कोलोसी, कोलोसी मतलब cot का इंटीग्रेशन log sin x। डन, फटाफट आगे बढ़े। उसी तरह से आप sec x का भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, पर यहां थोड़ी दिक्कत होगी। sec x का इंटीग्रेशन दो तरीके से लिखा जा सकता है, ये आपका होमवर्क है, एनसीईआरटी में देखिए वहां प्रूफ दिया गया है ना। क्या दिया गया है? ऊपर नीचे आप sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर वाला या न्यूमरेटर वाला डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर वाले के, log वाला फंक्शन आ जाएगा। तो sec का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x प्लस सी, और इसको दूसरी इस फॉर्म में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। दूसरा वैसे ही cot x का भी होता है, cosec x का log cosec माइनस cot x प्लस सी। डन है। आइए आपको कराते हैं सवाल। हाँ, देखो यार, अब यहाँ तो ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। पहला सवाल, अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको टाइम दे देता हूँ 1 मिनट का, पर एक दो सवाल मैं कर देता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ ना। इसको नहीं दिख रहा है, क्या करना है? तो हमने इसे माना कि ये i है, dx e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x। अच्छा, ये जो e रेस टू पावर माइनस x है,
इसे लिख सकते हैं dx e रेस टू पावर x और 1 बाई ई रेस टू पावर x। भाई एलसीएम लेके इसे तो ऐसा भी लिख सकते हैं फिर तो e रेस टू पावर x dx और e रेस टू पावर x की पावर 2 साथ में 1। अब देखो अगर e रेस टू पावर x को t माना जाए तो e रेस टू पावर x का डिफरेंशिएशन खुद e रेस टू पावर x होता है। तो यदि f e रेस टू पावर x इज इक्वल टू टी, और if की जगह इसको लिख देना लेट, और जनरली हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो t का प्रयोग ही करते हैं। p x y z जो रखना रख सकते हो, x मत रखना क्योंकि x सवाल के अंदर ही है। डिफरेंशिएट किया तो e रेस टू पावर x का डिफरेंशिएशन तो e रेस टू पावर x। अब हमें इसके सम्मान में dx लगाना पड़ता है इधर, और उधर भी dt लगाना पड़ता है। तो i जो है ना वो देखो कैसा हुआ, वो हुआ i बराबर ऊपर तो dt e रेस टू पावर x dx, नीचे हुआ t स्क्वायर प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन आपने अभी देखा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स होता है। तो tan इनवर्स t प्लस c, t मतलब e रेस टू पावर x, तो tan इनवर्स e रेस टू पावर x प्लस c, डर भगता हुआ। अच्छा यहाँ c नहीं लगाया इन लोगों ने, इन लोगों की मिस्टेक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना चाहिए वैसे, है ना, सवाल में ऑप्शन नंबर या किसी भी ऑप्शन में c जरूर होना चाहिए अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो। डन। चलिए फिर थोड़ा बहुत डर तो भगा होगा, आई थिंक बहुत कुछ भगा होगा, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत डर तो आप लोगों का भगा होगा। चलिए यहां क्या करेंगे फिर, कुछ नहीं यार, बड़ा सिंपल है। ये जो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखा है ना, इसको t मान लो, क्योंकि हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर इसको t मान लेते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स साथ में कॉस एक्स, dx बराबर dt, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स का मतलब साइन 2x, तो ये हुआ साइन 2x, dx बराबर dt। तो भाई साहब ये सवाल तो ऐसा हुआ यार, ऊपर dt नीचे t, तो जवाब मिला log mod t प्लस c। t कितना था, साइन स्क्वायर x, तो ऑप्शन नंबर बी यहां सही है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा कन्वर्जन्स में या इस तरह के सवालों में जब आंसर लॉग के रूप में आता है ना, तब कॉन्स्टेंट्स बड़ा रोल प्ले कर देते हैं। दो वजह से, अगर गलती से कहीं भी यहां माइनस साइन या 1/2 आ जाता तो ऑप्शन नंबर ये आता। इसी ऑप्शन को ऐसे भी लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि लॉग के अंदर ऐसी एक खासियत होती है कि अगर लॉग a की पावर m लिखा हो तो उसे m इंटू लॉग a लिख सकते हैं। तो ये जो m है वो पावर में भी जा सकता था, मतलब ये 1/2 इसकी पावर में जाकर रूट बना सकता था, है ना। वैसे ही डिवाइड वाला भी होता है, मतलब बेसिकली यहाँ बेस वाला भी होता है, पर वो इंटीग्रेशन में जरूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीद करते हैं। देखो यार, sec की पावर t है, साथ में 10x है, क्या करें। 10x को अगर t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो ये p है, ये स्क्वायर तो नहीं है, नहीं है। अगर सिर्फ sec x को t रखता हूं तो यहां sec x और 10x चाहिए। हाँ ये हो सकता है, देखो कैसे, माना sec p x बराबर t, इसको t नहीं मानते, रुको रुको अभी रुको, इसको t नहीं मानते अपन, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं कि ये जो दिया है ना sec रेस टू पावर p साथ में x 10x dx, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, sec रेस टू पावर p माइनस 1 dx, और बेसिकली इसके साथ एक sec को मैंने 10 के साथ रख दिया, एक sec रेस टू पावर p में से चुराया और इसे यहां रख दिया। अब अगर sec x को t रखते हैं, सवाल खत्म है। अगर मैं sec x को t रखूं तो उसका डिफरेंशिएशन sec x 10x तो dt हो जाएगा। तो सवाल हुआ t रेस टू पावर p माइनस 1 साथ में dt, तो ये हुआ t रेस टू पावर p माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय p माइनस 1 प्लस 1 प्लस c,
तो ये हुआ t रेस टू पावर p डिवाइड बाई p प्लस c, जहां पर t की जगह sec x था। तो ऑप्शन नंबर फिर से बी। अरे सारे सवालों के जवाब बी आ रहे हैं आज तो यार। तो अगले सवाल का जवाब भी क्या होगा? चलिए छोटा सा सवाल है, 1 मिनट का टाइम आप लोगों को इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। आपके पास समय है 1 मिनट का, फटाफट सॉल्व कीजिए। 1 मिनट तक आपकी स्क्रीन पर ये टाइमर चलेगा। टाइमर चले ना चले मैं चलता रहूंगा। मतलब बेसिकली ऐसा है कि यहां पर आपको मैं हिंट दे देता हूं, मैं हिंट देने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। तो वो जो cos की पावर में x e रेस टू पावर x लिखा है ना, उसका डिफरेंशिएशन करके देखो क्या होता है। और अगर उसका डिफरेंशिएशन आपके फंक्शन के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब उसको t रखा जा सकता है। अब पहले ये सोचो कि उसका डिफरेंशिएशन फंक्शन के अंदर मौजूद है या नहीं है। आई मीन कि पहले चेक करो कि उसका डिफरेंशिएशन फंक्शन के अंदर है या नहीं है। तो x का डिफरेंशिएशन तो 1, e रेस टू पावर x बच गया। फिर x को छोड़ के e रेस टू पावर x का डिफरेंशिएशन तो e रेस टू पावर x ही है, मतलब पूरा का पूरा बच गया। और अगर पूरा का पूरा बच गया मतलब न्यूमरेटर जो लिखा है वो डिफरेंशिएशन है किसका? x e रेस टू पावर x का। अगर बात समझ में नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान से देखो। लेट x e रेस टू पावर x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करें दोनों साइड, कर सकते हैं। तो पहले तो x का डिफरेंशिएशन 1 यहां लगेगा, प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का। उसके बाद x को छोड़ के e रेस टू पावर x का डिफरेंशिएशन, और इन दोनों के सम्मान में dx लगाना पड़ेगा। यहां से e रेस टू पावर x बाहर निकाला तो ये तो ऐसा हो गया x प्लस 1 dx बराबर dt। इसका मतलब जो न्यूमरेटर में लिखा है वो डिफरेंशिएशन है किसका? x इंटू ई रेस टू पावर x का। तो ये हुआ cos स्क्वायर t। दुख यहां पर भी खत्म नहीं हुआ, दुख तब खत्म होगा जब ये हो जाएगा sec स्क्वायर t dt। और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan t। और t की जगह तो मुझे पता ही है क्या लिखना है, x इंटू ई रेस टू पावर x प्लस c। ऑप्शन नंबर अब ए आया बहुत समय के बाद, है ना सर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल दिखने में बड़ा भयंकर है ना? लेकिन अगर दरिया उल्टी बह रही है तो हम भी तैराक हैं, हमें अपना हुनर मालूम होना चाहिए। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन सवाल के अंदर दिखा क्या? अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपको दिखा कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन सवाल के अंदर है तो tan इनवर्स को t मान लो सीधा सीधा। अगर दिख रहा हो तो सारे के सवाल सब्स्टिट्यूशन पर ही बेस्ड है आज के, है ना सर? देखो फटाफट, यहां पर मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं, सीधा सीधा सॉल्व कर रहा हूं कि लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अगर मैं दोनों साइड डिवाइड करूं या डिफरेंशिएट करूं तो dt बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में dx। तो ये जो dx डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये तो dt है, तो ये हो जाएगा e रेस टू पावर t dt। e रेस टू पावर t को फर्क ही नहीं पड़ता, डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना क्लास में, चाहे यूनिट टेस्ट लो, मिड टर्म लो, टर्म एग्जाम हो, टर्म 2 एग्जाम हो, फर्क नहीं पड़ता, जो आना है सो आना है। तो e रेस टू पावर t प्लस c, e रेस टू पावर t मतलब साइन इनवर्स tan इनवर्स x। ऑप्शन नंबर सी, है ना? चलिए गुरु, बड़ा सिंपल सवाल है, चाहो तो ले लो 1 मिनट, है ना? मैं आपको दे देता हूँ थोड़ा सा समय इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, 1 मिनट का। अब करेंगे कैसे मैं बताता हूँ। देखो इस सवाल को सॉल्व करने की विधि क्या है। इस सवाल को सॉल्व करने की विधि है, कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को, और tan x को रख दो t। तो सेक स्क्वायर x को आप आसानी से dx dt रख सकते हैं, है ना? टाइम खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। कॉस स्क्वायर को अगर मैं 1 अपॉन या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को मैं सेक स्क्वायर लिखने की कला जानता हूं तो मेरे हिसाब से मैं बहुत कुछ जानता हूं इस सवाल में। फिर 1 माइनस tan x को भी t रख सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस tan x को t रख देना, सवाल समाप्त है। अच्छा, इसके बाद ना मैं 5 सवाल होमवर्क के भी लेकर आया हूं इन सवालों के बाद, और एक सवाल है आपके लिए बढ़िया सा चैलेंज। सॉल्व करोगे अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
पर उस चैलेंजिंग सवाल में सोचना पड़ेगा। हालांकि इतना भी खतरनाक नहीं है कि आप उसको देख के डर जाओ। समय हुआ समाप्त। आप क्या करो, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब मेरी एक बात लिखो, ध्यान से लिख लो, चाहो तो नोट कर लो। अगर हम सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग कर रहे हैं और सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो जितने कांस्टेंट को साथ में सब्स्टिट्यूट कर सके उतना बढ़िया होगा। उससे यह होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो। अगर आप यहां 10x को t रखते हो कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं सोच रहे हो, लेकिन अगर आप 1 माइनस 10x को t रख रहे हो तो और ज्यादा सही सोच रहे हो, क्योंकि अगर 10x को t रखते तो यहां 1 माइनस t बचता, परेशान करता। मैंने 1 माइनस 10x को t रख दिया तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx dt हुआ, मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस dt, तो माइनस साइन बाहर और ये हुआ t की पावर 2। और ये तो अपन करके आ रहे हैं यार, फिनिश है। ट्राई करो फटाफट। चलिए सर, ये सवाल आप लोगों को सॉल्व करना है, घर पे ट्राई कीजिएगा, बताता हूं क्या क्या करना है। सीधा सीधा log x को t मान लो तो 1/x dx dt हो जाएगा, तो आ जाएगा log या 10t का लो से log sec x, तो log sec x आ जाएगा बेसिकली ये वाला ऑप्शन। खत्म। चलिए अगला सवाल ऐसा कुछ है, कुछ नहीं करना, 3x माइनस 5 को t रख दो, खत्म कहानी। क्या करना है, 3x माइनस 5 को t रख दो, हिंट देके जा रहा हूं आप लोगों को मैं। आफ्टर दैट यहां पर x की पावर 3 दिख रहा है और यहां x स्क्वायर, तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर। 3 का दुख नहीं है, x स्क्वायर का दुख है। तो हिंट ये है कि आप x की पावर 3 प्लस 1 को t रख दीजिए, सवाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला लग जाएंगे सीधा सीधा। चलिए आखिरी सवाल, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। और सोचने के लिए मैं आपको बढ़िया एक काम बताता हूं, यहां सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री जानना भी जरूरी है। ये 10 स्क्वायर को या 10 रेज़ टू पावर 4 को आप सेक रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर x माइनस 1 पूरे की पावर 4 dx। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, देखो 10 स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो पावर 4 में से आप ना 2 पावर निकालकर उसे 10 स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं और 10 स्क्वायर की पावर 2 को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर कीजिए, 1 आएगा माइनस 2 सेक स्क्वायर आएगा और 2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो 10x बचा, सेक रेज़ टू पावर 4x, और सेक रेज़ टू पावर 4x को एक बार फिर से इसी तरह से ओपन कीजिए जैसे किया हुआ है। उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए सर, तो मेरी तरफ से शुरू होते हैं होमवर्क के कुछ सवाल। पहला सवाल ऐसा, cos क्यूब x e रेज़ टू पावर log sin x। अगर मैं इस सवाल को कहना चाहूं कि आप लोगों के प्रोस्पेक्ट से यह सवाल कितना टफ है, तो 6 आउट ऑफ 10 में से कह सकता हूं कि यह सवाल टफ है ना, मतलब 60% टफ है ये सवाल। दूसरा सवाल ऐसा है, ये सवाल बड़ा सिंपल है, अगर एनालिटिकली थोड़ा सा सोच सको तो, है ना, कुछ नहीं करना है। cos x को sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर या cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिखते ही हम लोग, cos 2x को वो कर देना है। उसके बाद कैलकुलेशंस है और कुछ नहीं है। तो ये सवाल तो आसान है, आधा आसान है आधा कठिन है। डन, 5 ऑफ 10, मतलब इसको रेटिंग कर रहा हूं मैं कि कितना टफ है। sec x tan क्यूब, या ये सवाल थोड़ा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, ट्राई करना, नहीं हो तो कुछ मत करना, सवाल लिखना, फोटो खींचना डाउटनट पे और सॉल्यूशन चेक कर लेना, अपने पास तो यही सारे सवालों के जवाब। उसके बाद cot x डिवाइड बाय cos स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन्स है, तो अगेन 7/10 बोला जा सकता है आप लोगों के लिए। ट्राई करना, बढ़िया सवाल है, मतलब ये चैलेंजिंग सवाल है। एंड आफ्टर दैट ये तो सिंपल है, e रेज़ टू पावर x को t मान लो, खत्म कहानी। सवाल की रेटिंग 3 ऑफ 10 की जा सकती है। डन है। चलिए सर, एक है चैलेंज है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, और ये सवाल बेसिकली बहुत बड़ा सवाल नहीं है। ये चैलेंज ऐसा है कि आपको इस सवाल को 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व करना है।
इस सवाल का जो टाइम है वो 1 मिनट से कम होना चाहिए। आप जो टाइम लगाओगे यहां पर वो क्या होना चाहिए, 1 मिनट से कम होना चाहिए। सवाल नोट कर लो, ट्राई करो। क्या टाइम 1 मिनट से कम लग रहा है? नहीं लग रहा है तो हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बेसिकली ऐसा होता है कि जो आईआईटी का पेपर भी होता है ना, या बोर्ड का भी होता है, तो उन 3 घंटों में जो हो गया सो हो गया, उसके बाद आप पेपर को 10 मिनट में पूरा सॉल्व कर दें, कोई महत्व नहीं रह जाता। तो टाइम बहुत बड़े फैक्टर होते हैं, है ना। समय का पहिया चलता है और चलते रहता है, और इसी समय के पहिए पर हम अगली बार फिर मिलेंगे इन्हीं लेक्चर्स पर, आपको पढ़ाते हुए यही टॉपिक। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।